ऐतिहासिक जीत का ऐलान कर दिया है। दुश्मन को प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा, यह ईरान का दावा है। 40 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायली शासन की ऐतिहासिक और करारी हार का ऐलान किया है। ईरान ने यह बताया कि वॉशिंगटन को 10 सूत्रीय ईरानी प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्थायी संघर्ष विराम, सभी प्रतिबंधों को हटाना और इस क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं की वापसी शामिल है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि युद्ध से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा ईरान को दिया जाए। इसके अलावा ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस हटाने की मांग रखी गई है। साथ ही विदेशों में जमे हुए ईरानी संपत्तियों और धन को पूरी तरह मुक्त करने की भी मांग की गई है। तो यहां पर ईरान बहुत बड़े दावे कर रहा है। इस सीज फायर की आड़ में ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका पर ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, अमेरिका को डोमिनेट कर दिया है ईरान ने। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया है। दुश्मन को प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा, यह ईरान दावा कर रहा है। यह नैरेटिव अब ईरान की तरफ से फैलाया जा रहा है कि हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया है। 40 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायली शासन की ऐतिहासिक और करारी हार, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है ईरान ने, का ऐलान किया है। ईरान ने बताया कि वॉशिंगटन को 10 सूत्रीय ईरानी प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा है। और सीधे रुख करेंगे मौलाना असलम रिजवी साहब का। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, बहुत इस्तकबाल करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप कैसे देख रहे हैं 2 हफ्ते का ये अस्थायी सीज फायर? बहुत शुक्रिया आपका मैडम और आपकी पूरी टीम का। और मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि ये जो खून खराबा जंग, ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि आज एक बहुत ही अच्छी खबर 40 दिन के बाद मुझे, आपको और आपके तमाम दर्शकों को सुनने के लिए मिल रही है। और आपको भी मुबारक हो, और दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उनको ये सीज फायर अगरचे बहुत कम दिनों के लिए है, लेकिन फिर भी बहुत मुबारक हो। रिजवी साहब, जो शर्तों की अगर हम बात करें, यूएस ने 15 सूत्रीय मांगे रखी थी, एक तरह से शर्तें रखी थी। ईरान ने 10 सूत्रीय शर्तें रखी थी। आप इन शर्तों को कैसे देखते हैं और कितनी कंटेंशन, यानी कि इन दोनों शर्तों के बीच कितना डिफरेंस है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि आप बिल्कुल भी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें बंद कर दें, किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन्स आप नहीं बनाएंगे, यूरेनियम का संवर्धन आप नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, ईरान ये कहता है कि हमारे ऊपर जितने भी प्रतिबंध थे, चाहे वो अमेरिका की तरफ से प्राइमरी सेकेंडरी थे, चाहे यूएनएससी की तरफ से थे, चाहे आईएईए की तरफ से थे, वो सभी सैंक्शंस हटाए जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो जंगबंदी हुई है वो 15 शर्तों को सामने रख के नहीं हुई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी 15 शर्तों का नाम नहीं लिया है, अगर आप उनके ट्वीट में आप देखेंगे, बल्कि 10 शर्तों का नाम लिया है कि जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं उन शर्तों को टेबल पे रखा जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की इसलिए है कि 15 शर्तें जो अमेरिका ने रखी थी उस पर अमेरिका कोई बात नहीं करेगा जो अमेरिका ने कहा है। 10 शर्तें जो ईरान ने रखी हैं उस पर बात की जाएंगी। मेरा ज़ाती नजरिया ये है कि इन 10 में से अगर 5 शर्तें भी अमेरिका ने कबूल कर ली तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। इसीलिए पूरे ईरान में, मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के चैनल देख रहा था, पूरे ईरान में इस वक्त लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। और उनका कहना यह है कि एक छोटे से मुल्क ने सुपर पावर को हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है।
बिल्कुल। तो क्या रिजवी साहब हम ये समझें जो दावा ईरान कर रहा है कि हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिस ऐतिहासिक जीत का जिक्र ईरान कर रहा है और ऐतिहासिक और करारी हार हमने दुश्मन को दी है, ये इस तरह के जो दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या उन्हें मान लिया जाए आधिकारिक तौर पर? देखिए, कोई भी कामयाबी, कोई भी जीत वो ऑब्जेक्टिव की होती है। आपने क्या सोचा था और आपने क्या किया, ये इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ईरान की जो हुकूमत है उसको चेंज किया जाए, या जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ईरान को जो है ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जो ताकत है वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन कल रात तक आपने देखा कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। जी। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकली भी अमेरिका अपनी बातों को नहीं मनवा सका, यानी रिजीम चेंज नहीं हुई। और मिलिट्री लेवल पे भी देखा जाए तो ईरान के पास ताकत में कोई कमी नहीं आई है। कल रात तक ईरान हमला कर रहा था। तो अगर आप सिर्फ इन दो बातों को आप रखिए, बाकी बातों को छोड़ भी दीजिए, तो ईरान को जश्न मनाने का मेरे हिसाब से पूरा पूरा हक हासिल है। बिल्कुल। रिजवी साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि एक तो रिजीम चेंज था और दूसरा अमेरिका का जो पॉइंट था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर था, और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस सीज फायर में। लेकिन अब्बास अराक्ची का ये कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी ईरानी सेना के कब्जे में ही रहेगा और उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आपको आगे चलना होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रम्प कार्ड साबित नहीं हुआ है, बल्कि वो ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। और हमने देखा कि अमेरिका को मजबूर करने में कई रीजंस हैं, कई सबब हैं। उनमें जो सबसे अहम सबब है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को मैं आपको बताऊं कि फारसी में तंगे हुर्मुज कहा जाता है। जी। एक बड़ी अच्छी बात है आपके दर्शकों के लिए कि उर्दू में आप नाए हुर्मुज कहते हैं, फारसी में तंगे हुर्मुज कहा जाता है और इंग्लिश में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहा जाता है। तंगे हुर्मुज फारसी में कहते हैं, यानी यूं मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ने अमेरिका का जीना वहां पर तंग कर दिया गया था। 7 दिन तक कंटिन्यू अमेरिका की फौज ने ईरान से जंग लड़ी है और बहुत लॉस हुआ है वहां पर, अमेरिका का और ईरान का दोनों का हुआ है। लेकिन जब 7वां दिन आया तो काफी अमेरिकन फौजी मारे गए, जिसे अभी छिपाया गया है। तो उसके दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि हमसे अब हुर्मुज आजाद नहीं होगा, आप लोग आइए। यूरोप वालों से कहा, कई मुल्कों का बिल्कुल बिल्कुल। रिजवी साहब, बहुत सारे पॉइंट्स थे, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको लेकर अलग अलग बयान आए हैं। मैं आपके पास आऊंगी रिजवी साहब, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान में सीधी बातचीत संभव है। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों में सीधी बातचीत हो सकती है। शुक्रवार से यानी कि जुम्मे के दिन से यह बातचीत शुरू होगी। 15 दिनों के अंदर इस बातचीत को क्लोज किए जाने की संभावना है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल हो सकते हैं, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं अमेरिका की तरफ से। और मौलाना रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये सीधी बातचीत, क्योंकि ये बहुत दशकों बाद हो रही है। अमेरिका और ईरान का संघर्ष, उनके बीच की कंटेंशन कोई नई बात तो नहीं है, चरम पर इस बार पहुंची, लेकिन कंटेंशन तो शुरू से थी। जी मैडम, वेलकम करते हैं इस अच्छी फिजा में जो बातचीत होगी। देखिए, ईरान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया था, लेकिन ईरान का हमेशा कहना यह था कि दादागिरी के साथ, बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ अगर आप बातचीत करेंगे, मसलन अमेरिका पहले ये कहता था कि तुमको ये बात मानना है, नहीं तो हमला कर देंगे, और ये कह के वो जो टेबल पे बैठता था। 2 बार तो ऐसा हुआ है कि बातचीत भी शुरू हो चुकी थी और ईरान पर अमेरिका ने हमला भी कर दिया, इसके पहले इजराइल ने हमला किया। तो कहने का मकसद ये, ईरान की हमेशा यह ख्वाहिश रही कि बातचीत की तरीके से करना चाहिए, उसमें कोई दादागिरी नहीं करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब जेडी वेंस भी आ रहे हैं। इनके बारे में पूरे अमेरिका में ये मशहूर है कि
जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से बात करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं, जेडी वैंस उतने ही समझदार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडी वैंस की जो समझदारी है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्रेशन है उसके ऊपर हावी हो जाएगी और एक अच्छी फिजा कायम होगी। हम सब दुआ करते हैं कि पूरे इलाके में, पूरे जिसे कहा जाए कि जनूबी एशिया में एक अमन व अमान कायम हो, मोहब्बत की फिजा कायम हो। और हाँ, उसका असर देखिए मैडम, जी हमारे इंडिया पर भी, भारत में भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि जंग का नुकसान सिर्फ अमेरिका, ईरान और क्या बोलते हैं इजराइल को उठाना पड़ा है, बल्कि भारत में भी आपने देखा होगा कितनी बिल्कुल। परेशानियां हुई। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आपके चैनल के जरिए से आपने सबसे पहले मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम नशर किया है। हम आपको भी धन्यवाद कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मौलाना रिजवी साहब, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। बहुत